हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन। ठीक, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बेटा, दोनों वाइस वर्सा होते हैं। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करने से अगर कोई रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन करने से वापस वो मिल जाता है जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। इस बात को मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि सपोज ए का डिफरेंशिएशन करने से बी मिलता है, ए का डिफरेंशिएशन करने से बी मिलता है, तो बी का इंटीग्रेशन करने से ए मिल जाएगा, या ए का इंटीग्रेशन करने से अगर बी मिला तो बी का डिफरेंशिएशन करने से ए मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हो कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन फिर मिला उसका आंसर, तो उसके आंसर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो वाइस वर्सा वाली कंडीशन है। दूसरी बात, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हमको बीच में डिफरेंशिएशन की हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए कभी भी इंटीग्रेशन को पहले डिस्कस नहीं किया जाता है, पहले डिफरेंशिएशन ही पढ़ा जाता है। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें कहीं पर भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हमको डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जब भी बात आती है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यही सीक्वेंस रखा जाता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन अगर समझ लेते हैं तो इंटीग्रेशन को समझने में प्रॉब्लम आती नहीं है। अब हम इंटीग्रेशन पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन का पहले मीनिंग समझा था, ऐसे अपन इंटीग्रेशन का पहले मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? बेटा ये जो वर्ड है ना इंटीग्रेशन, ये बना है इंटीग्रेट से। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? सबको इकट्ठा करना, सबको जोड़ना, सबको ऐड करना। तो इंटीग्रेशन मीन्स टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन मीन्स टू इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने का मतलब है सबको इकट्ठा करना, इसी को अपन इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब कहाँ पर हमको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से उस चीज़ को समझें। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एक रेक्टेंगुलर शेप ली। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपके पास में एक फॉर्मूला है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। या फिर मैंने एक सर्कुलर शेप ले ली, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि पाई आर स्क्वायर लिख दो, सर्किल का एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा। सोचो अगर मैं आपको इस तरीके से कोई जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की कोई इरेगुलर शेप बना करके दूं, ऐसे कुछ, तो क्या इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला है? क्या इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला? इसके लिए कोई हमारे पास में फॉर्मूला नहीं है। कहना हम ये चाहते हैं कि कोई रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप मतलब जिस शेप को कुछ नाम दिया जा सके, कोई रेगुलर शेप है, तो उस शेप का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो लेंथ इंटू विड्थ करना है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो पाई आर स्क्वायर करना है। लेकिन इस तरह की कोई इरेगुलर शेप अगर आती है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है। अब यहाँ अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो उसमें इंटीग्रेशन हमारी हेल्प करता है। किस तरह से? भाई ये इरेगुलर शेप है तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका तो हमारे पास में क्या है, हम इंटीग्रेशन के बारे में अभी कुछ नहीं जानते, तो हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कहा साहब इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लो, छोटा सा पार्ट जिसको अपन बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है एक बहुत छोटा सा पार्ट लेना। हमने कहा कि एक एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट का एरिया डी ए कह दो, एलिमेंट का एरिया डी ए। अब ये भी एक नोटेशन वाली बात है, इसको भी समझना। हम एरिया को ए से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ठीक, एलिमेंट का जो एरिया है उसको हमने डी ए लिखा। एक बात याद रखना बेटा हमेशा कि किसी भी क्वांटिटी की बात आप एक बहुत छोटे से पार्ट के लिए अगर कर रहे हो, एक एलिमेंट के लिए अगर उस क्वांटिटी की बात कर रहे हो, तो आप उसके साथ में डी लगा देते हो। जैसे लेंथ को मैं एल से डिनोट करता हूं, लेकिन एक एलिमेंट की लेंथ अगर मैं लूंगा तो उसको मैं डीएल लिखूंगा। तो डीएल लिखने का मतलब हुआ मैंने एक बहुत छोटे से पार्ट की लेंथ ली है। मास को मैं एम से डिनोट करूंगा, लेकिन एक एलिमेंट का मास अगर मैं लूंगा तो उसको मैं डीएम से डिनोट करूंगा। तो इसी तरह से किसी भी क्वांटिटी को अगर अपन एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो उसके साथ में डी लगा देते हैं। टाइम को मैं टी से डिनोट करूंगा, लेकिन एक बहुत छोटे से टाइम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो उसको डी टी लिखूंगा।
एरिया को मैं ए से डिनोट करूंगा, लेकिन एक बहुत छोटे से पार्ट के लिए अगर मैं एरिया लिखूंगा तो उसको डी ए लिखूंगा। वॉल्यूम को मैं वी से डिनोट करता हूं, लेकिन एक एलिमेंट का वॉल्यूम अगर मैं लिखूंगा तो उसको डी वी लिखूंगा। तो किसी भी क्वांटिटी का जो नोटेशन है उसके साथ में डी लगाने का मतलब ये हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट, हम एक बहुत छोटे से पार्ट के लिए उस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ये एक जनरल नोटेशन का तरीका है, इसको हमेशा के लिए याद रखना है। तो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का एरिया हमने डी ए कहा, ठीक। अब हमने सोचा कि इसी तरह से इस पूरे पोर्शन को ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया जाए, एक एलिमेंट ये ले लिया, 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 ऐसे जितना भी पोर्शन है उस पूरे पोर्शन को ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दूं। हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली एरिया नोट कर लो, और फिर जितने भी एरियाज हमको मिले फाइनली सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो सोच के देखना बेटा, क्या ये पूरा इस पूरी शेप का ये पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा? अगर हम सारे इस पूरे पोर्शन को हम ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जितना भी ये शेडेड पोर्शन है इस पूरे पोर्शन को मैं ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, और उन सबका एरिया में लिखता जाऊं, और लास्ट में मैं सब एरियाज को ऐड कर दूं, तो क्या इस पूरे पोर्शन का एरिया आ जाएगा? आ जाएगा। तरीका तो ठीक है, बट इट मे बी वेरी लेंदी। ये तरीका बहुत लेंदी हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है। सोचो अगर ये पोर्शन बहुत बड़ा हो तो हजारों में एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। अब हजारों में एलिमेंट्स आएंगे तो हजारों एलिमेंट्स का एरिया लिखोगे और फिर उनको ऐड करोगे, रिजल्ट तो हमको मिल जाएगा, टोटल एरिया तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज हो जाएगी। उसका एक वे आउट निकाला मैथ्स में, और उस वे आउट का नाम ही इंटीग्रेशन है। उसका जो तरीका निकाला उस तरीके का नाम ही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन बनाने वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप तो एक एलिमेंट का एरिया लिख लो डी ए, आप एक एलिमेंट का एरिया लिख लो डी ए। अब आपको पूरे पोर्शन का एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो एक तरीका तो अभी आपने डिस्कस किया कि साहब जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स का एरिया लेकर के सबको ऐड कर दिया जाए। उसी बात को उन्होंने एक दूसरे तरीके से कहा कि एक एलिमेंट का एरिया लिख करके आप उसका इंटीग्रेशन कर दो। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये जो सांप जैसा लहराया ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो उन्होंने कहा कि डी ए इंटीग्रेशन ये काम कर दो, तो ये जो लिखा गया है एक्चुअल में इसका मतलब ही ये है कि आपने जितने भी डी ए लिए, मतलब जितने भी एरियाज आपने लिए उन सबका टोटल हो रहा है। तो अब मैं एक बात को दो तरह से कह रहा हूं, एक बड़ा तरीका और एक छोटा तरीका है। बड़ा तरीका यह है कि एलिमेंट्स में डिवाइड करके एलिमेंट्स के एरिया लेकर के सबको ऐड कर दिया जाए, ये एक बड़ा तरीका। उसी बात को कहने का एक छोटा तरीका, एक एलिमेंट का एरिया लेकर के उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो डीए का इंटीग्रेशन मींस टोटल एरिया। ऐसे कहीं किसी भी सिचुएशन में अगर हमको लिखा हुआ मिले कि डी एल का इंटीग्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डीएल क्या? एक एलिमेंट की लेंथ, एक छोटे से पार्ट की लेंथ। तो डीएल के इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? टोटल लेंथ। ऐसे कहीं अगर हमको लिखा हुआ मिले कि इंटीग्रेशन डी एम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? डीएम का मतलब क्या है? एक एलिमेंट का मास, एक छोटे से पार्ट का मास, द्रव्यमान। आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब टोटल मास। तो डीएम का इंटीग्रेशन मींस टोटल मास, डीएल का इंटीग्रेशन मींस टोटल लेंथ, डीए का इंटीग्रेशन मींस टोटल एरिया, डीटी का इंटीग्रेशन मींस टोटल टाइम, डीवी का इंटीग्रेशन, वी मतलब वॉल्यूम, डीवी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम। हाँ, अब क्वेश्चन ये जरूर सामने आता है कि सर हम डीए का इंटीग्रेशन भी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, हमको तो शॉर्ट मेथड मिला, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम क्यों सारे एलिमेंट्स लेकर के एरिया कैलकुलेट करेंगे? हम तो एक एलिमेंट का एरिया लेकर के उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन इंटीग्रेशन करना तो पता लगे कि इंटीग्रेशन करना कैसे। इंटीग्रेशन करना तो हमको सिखाए कोई, इंटीग्रेशन करना आएगा तो हम रिजल्ट भी निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ फॉर्मूले बना करके तैयार किए गए, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज बनाए गए। क्या फॉर्मूलाज बनाए गए? पहला फॉर्मूला जैसे हमने डिफरेंशिएशन में लिया था x की पावर n का, हमने x, अच्छा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को थोड़ा थोड़ा सा अपन कंपेयर भी करते हुए चलेंगे तो ऑलमोस्ट चीजें दोनों की एक दूसरे के ऑपोजिट ही मिलेंगी, मतलब एक तरह से उल्टा ही मिलेगा। देखना ध्यान से, हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया था x के रेस्पेक्ट में, तो हमको मिला था n x की पावर n माइनस 1। हमने कहा था पावर को आगे शिफ्ट करके पावर में से एक माइनस कर दो, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x की पावर n का, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा? जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था, वो अपॉन में लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ था dx, तो अपॉन में dx लिखा हुआ है, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। अच्छा, अपॉन में dt लिखा होता तो इसका मतलब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है।
तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो चीज़ नीचे लिखी हुई है। यहाँ हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वो चीज़ अब इनटू में आ जाएगी। तो ये जो लिखा है ना बेटा, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका एक्चुअल में मतलब है कि हम x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन इंटीग्रेशन हो किसका रहा है? x की पावर n का। अब डिफरेंशिएशन में हमने कहा था कि सब पावर को आगे शिफ्ट करो, पावर में से एक कम करो। इंटीग्रेशन में कहेंगे कि पावर में एक बढ़ाओ, n+1 करो, ऐड करो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसलिए मैं साथ में लेकर के चल रहा हूं जिससे इजीली दोनों को कंपेयर कर सके और चीजें याद रह सके। जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो पावर एक कम की थी, जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पावर एक प्लस कर रहे हैं, तो n+1 कर दिया। अब जो पावर बन गई वो पावर कितनी बन गई? n+1। तो जो पावर बन गई उससे डिवाइड करना है तो n+1 से डिवाइड कर देंगे और प्लस में एक कांस्टेंट लगेगा c। ठीक, ये इस कांस्टेंट की भी एक कहानी है, इसको मैथमेटिकली पूरा प्रूव किया जाता है। मैं इसके बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन में अभी नहीं जाऊंगा कि प्लस में c क्यों लगाते हैं, बस इतना सा अभी हम याद रखें कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में c लगाने का एक कस्टम है कि प्लस में c मतलब एक कांस्टेंट। तो जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको प्लस में c जरूर लगाना है। इस चीज को हम ऐसे लेकर के चलें, याद रख करके चलें अभी। हालांकि इसके पीछे एक लॉजिक है, बट उस लॉजिक को यहाँ पर डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, सिंपली हम इसको याद रख सकते हैं। तो हमको याद हो गया साहब कि डिफरेंशिएशन में हमने n-1 किया था, इंटीग्रेशन में n+1 किया था। अब n+1 हो गया तो n+1 से ही डिवाइड कर लो। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि साहब इंटीग्रेशन x³ dx है। अब ये इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? x की पावर 3 है ना, तो 3+1 कर दो, 3+1 कर दिया, अपॉन में कितना कर दो? 3+1 कर दो, और प्लस में कितना कर दो? c कर दो, तो x की पावर 4/4 प्लस में c ये आ जाएगा। ठीक, अब सर आपने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अगर डिफरेंशिएशन करने से b आया तो b का इंटीग्रेशन करने से a आएगा। ऐसा करके देखे तो अभी हमने x की पावर 3 का मतलब x³ का जो इंटीग्रेशन किया वो x की पावर 4/4 प्लस c, मतलब ये आंसर निकाला है। तो जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में एक रिलेशन बनाया, उस रिलेशन के बिहार पर अगर सोच करके देखें तो इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए भाई, x³ का इंटीग्रेशन करने से ये आंसर आया। तो अब इस आंसर का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन है मतलब x³ आ जाना चाहिए ना। ये तो हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिलेशन की बात की थी। तो x की पावर 4/4 प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन करके देखें हम। चलो जी, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? तो d/dx x की पावर 4/4 प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ c, दोनों का अलग अलग करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/4 तो एक कांस्टेंट है, उसको बाहर पर रख दिया। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 को आगे कर दिया और x की पावर 4 - 1 कर दिया और प्लस में c अकेला कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। ये बेटा हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और x की पावर 3 आ जाता है। ये हमारा यही बन गया। जब भी आपको इंटीग्रेशन के रिजल्ट में 1% भी डाउट हो कि यार हमने इंटीग्रेशन सही तो किया है, आंसर हमारा सही तो आया है, अगर आपको 1% भी उसमें डाउट होता है तो जो भी आपका आंसर आया आप उसका डिफरेंशिएशन करके देख लो। उसका डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था वो बन जाता है, उल्टा हो जाता है काम, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो हमने x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c लिखा। टू कंफर्म द आंसर हमने इसका डिफरेंशिएशन करके देखा, डिफरेंशिएशन किया तो x³ आया, इसका मतलब हमारा आंसर ओके। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम कि इंटीग्रेशन x की पावर मान लो 1/2 dx है। अब इसको सोल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है, n की जगह कितना है? 1/2, तो इंटीग्रेशन में याद रखो 1/2 प्लस में 1 करना है भाई पावर में, तो अब कितना आ जाएगा? अपॉन में 1/2 प्लस में 1 आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा? c। सॉल्व किया तो x की पावर 3/2 बन गया, अपॉन में बात करेंगे तो 3/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे और प्लस में c आ जाएगा। ये कहानी। अब मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है कि ये जो मेरा आंसर आया वो बिल्कुल एकदम सही आया है। आपको अगर 1% भी डाउट होता है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, x की पावर हाफ बन जाना चाहिए, मतलब ये चीज बन जानी चाहिए। आप इसका डिफरेंशिएशन करके चलो चेक करके देख ही लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2/3 कांस्टेंट है बाहर कर दिया। x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे ना बेटा तो 3/2 आगे आ जाएगा और x की पावर में 3/2 - 1 लिखेंगे, सही लिख रहा हूँ, प्लस में c का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। ये 3 से 3 मरा, ये 2 से 2 मरा, कितना आया बेटा? ये आ गया x की पावर 1/2 और प्लस में 0 आ गई वही चीज। इसका मतलब हमारा ये आंसर भी सही। तो हमको एक फॉर्मूला तो याद हो गया, x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c आ जाएगा। ठीक है सर, बस इसी तरह से आगे अब केवल फॉर्मूले याद रखने हैं। मैंने इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको समझा दिया है कि जहां पर भी आपको कोई क्वांटिटी पूरे पोर्शन के लिए कैलकुलेट करनी हो
वहाँ पे एक एलिमेंट लेकर के वो क्वांटिटी लिख लो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपको पूरे पोर्शन के लिए वो क्वांटिटी मिल जाएगी। तो जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, जैसे अपन डिफरेंशिएशन के लिए बात की थी कि जहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज की बात आए वहाँ पर अपन को डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे इंटीग्रेशन में एक बात याद रखो कि कभी भी पूरे पोर्शन के लिए कोई क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो एक एलिमेंट के लिए वो क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो, छोटे से पार्ट के लिए वो क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो, फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपके पास में पूरे पोर्शन के लिए वो क्वांटिटी आ जाएगी। वहाँ पर हमको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब इसमें अपन थोड़ा सा और आगे चलते थे। कैसे कि मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है 3x² dx का। तो जैसे डिफरेंशिएशन में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था याद करो। डिफरेंशिएशन हमने लिखा था CFX का डिफरेंशिएशन। CFX का डिफरेंशिएशन करेंगे तो C कांस्टेंट है, उसको बाहर करके डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, fx का कर देंगे। मतलब x का अगर कोई फंक्शन है तो C को बाहर रख करके, कांस्टेंट को बाहर रख करके fx का डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे ही एक फॉर्मूला अपन इंटीग्रेशन में भी कह सकते हैं कि CFX, अगर इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो C को बाहर कर दो और इंटीग्रेशन कर दो fx dx। क्लियर, मतलब बहुत सिंपल सी बात है साहब। x का फंक्शन लिखा हुआ, उसके साथ में एक कांस्टेंट चिपका हुआ, उस कांस्टेंट को बाहर पटक दिया जाए और बाई जत जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो 3 को हमने बाहर कर दिया, x² का इंटीग्रेशन करेंगे, 3 तो बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही x की पावर 2+1 अपॉन में आ जाएगा 2+1 और प्लस में लग जाएगा एक c। तो ये आ जाएगा 3x³ अपॉन में 3 और प्लस में c, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये x³ प्लस c आया। उल्टा करके देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखो फटाफट से। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x³ का कितना आ जाएगा 3x और c का कितना आ जाएगा 0। ये वही चीज़ आ गई जो यहाँ लिखा हुआ था अपना क्वेश्चन। चीज़ हैंड टू हैंड कन्फर्म भी हो गई। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। अब जैसे CFX के लिए डिफरेंशिएशन वाली बात थी, ऐसे ही CFX के लिए इंटीग्रेशन वाली बात है कि भाई कांस्टेंट को बाहर पटक करके इंटीग्रेशन कर लिया जाए। और कर लो एक क्वेश्चन कि मैं आपसे कहूँ कि इंटीग्रेशन 1/2 x की पावर और मान लो 3/2 और ये dx है, कुछ भी मैंने लिखा जो दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया, तो ये CFX की कंडीशन बनी, मतलब 1/2 और ये, तो 1/2 को तो हम बाहर पटक दें और इंटीग्रेशन किसका कर दें x की पावर 3/2 और ये dx। तो ये 1/2 आ गया, x की पावर 3/2 को करेंगे तो x की पावर 3/2 + 1 अपॉन में क्या चीज़ आ जाएगी 3/2 + 1, यस और नो, और प्लस में क्या चीज़ आ जाएगी c। तो आ जाएगा 1/2 x की पावर बन जाएगा 5/2, नीचे आ जाएगा 5/2 और प्लस में आ जाएगा c। 2 से 2 मर जाएगा तो x की पावर 5/2 अपॉन में 5 और प्लस में c। ये कहानी आ गई। बोलो बात क्लियर है क्या? अब आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेंगे तो ये वाली चीज़ हमको वापस से मिल जाएगी। ठीक, फिर अगली चीज़ वो भी कुछ डिफरेंशिएशन के जैसे फॉर्मूले की है कि x² + x³, दो फंक्शन लिखे हुए हैं सर और इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कहा था कि fx ± gx की कंडीशन है, तो अपन को दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है। ऐसे ही आप इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बना लो। क्या फॉर्मूला बना लो कि इंटीग्रेशन fx ± gx, fx ± gx dx। अब ये इंटीग्रेशन अगर अपन को करना है तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx, साथ में आया dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन gx dx, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला अपन ने डिफरेंशिएशन में भी लिखा था, बस ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ इंटीग्रेशन में भी है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों का अलग अलग होगा, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। क्लियर। अब x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3/3, x³ को करेंगे तो x की पावर 4/4 और प्लस में c आंसर। सिंपल। आपको 1% भी अगर डाउट हो रहा है तो जो अपना आंसर आया है आप उसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, x² + x³ आएगा कि नहीं आएगा। x³ 3 + x की पावर 4/4 प्लस c, हमने ये आंसर निकाला। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो क्या बन रहा है। क्वेश्चन बन जाना चाहिए तो हमारा आंसर ओके है। क्लियर हो गई बात। और थोड़ा सा आगे बढ़ो। मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि इंटीग्रेशन x + 1, अब दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं x + 2 और साथ में आ गया dx। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x² + 2x + x और प्लस में 2 और साथ में आ गया dx, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x² + 3x + 2 dx। एम आई क्लियर। अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग हुआ, x² 3x 2, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/3, 3x का करेंगे तो 3 को बाहर कर दो, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2 प्लस में 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आप थोड़ा सा अलग से एक बार सोचो। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आया था,
जैसे 2 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो 0 आता, अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। हम 2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि 2 के इंटू में 1 लिखा हुआ है, 1 को हमने बोल दिया x की पावर 0। हमने अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी ऐसे ही सीखा था कि कांस्टेंट के इंटू में x की पावर 0 मान लो। अब 2x की पावर 0 इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 को बाहर कर दिया, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो आ जाएगा 2x, 1 आया अपॉन में 1 आया, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या आया? 2x। ये याद रखना है अपन को, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, लेकिन 2 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 2x। 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0, लेकिन 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3x। 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा। 7 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना, 7 का इंटीग्रेशन 7x, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा? 2x आ जाएगा और प्लस में c। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेना, ठीक है, ये वाली चीज बन जाएगी वापस से। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यहाँ तक की बात 100% क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जब यहाँ तक की बात 100% क्लियर हो तभी आप आगे की चीज़ों को देखना। अब मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में हमने कहा था कि भाई साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कोस कहना है, और हमने कहा था कि भाई कोस का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो माइनस साइन कहना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में अंतर क्या आ जाएगा वो देख लो ध्यान से, इसीलिए मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। एक बात तो कॉमन है, साइन का कोस और कोस का साइन होना है, चाहे डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन हो, ठीक है। तो साइन का हमने यहाँ भी कोस कर दिया, सॉरी साइन का हमने यहाँ पर कोस कर दिया, ठीक है, और कोस का साइन कर दिया। याद क्या रखना है? प्लस माइनस। अब उल्टा याद रखो, साइन का डिफरेंशिएशन कोस था, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो अब साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस और कोस का इंटीग्रेशन आएगा प्लस साइन, और प्लस में सी तो लगना ही है, प्लस में सी प्लस में सी। तो एक चीज कॉमन है, उसको तो याद रखो कि आप चाहे डिफरेंशिएशन कर रहे हो चाहे इंटीग्रेशन कर रहे हो, साइन का कोस होना है, कोस का साइन होना है, ये कंफर्म है। अब आपने डिफरेंशिएशन वाला याद रख लिया कि भाई कोस का जब कर रहे हो तो माइनस लग रहा है, कोस का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो माइनस लग रहा है, तो इंटीग्रेशन में उल्टा याद रख लो कि साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो माइनस लग रहा है, और कोस की अगर बात कर रहे हो तो प्लस का साइन आ रहा है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। क्लियर है बात? ओके। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3, मान लो ये क्वेश्चन है। अब ये इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक है भाई। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का अब थोड़ा सा अपन डायरेक्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, प्लस में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो माइनस का कोस एक्स आएगा, माइनस का कोस एक्स आ गया, फिर कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस का साइन एक्स, और प्लस में 3 का करेंगे तो 3x और प्लस में c। ये हमारा आंसर आया। इज दैट क्लियर? ठीक। एक छोटी सी बात जो सीखनी है वो क्या है कि इंटीग्रेशन साइन 2x, मतलब एंगल अगर x है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। डिफरेंशिएशन में याद करो, पहले डिफरेंशिएशन में याद करो कि हमने साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या निकाला था, कैसे निकाला था। हमने कहा साइन 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का तो कोस कर दो, कर दिया, एंगल 2x चिपका दो, चिपका दिया, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करो, 2x का डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया, उससे मल्टीप्लाई करना है, यही सीखा था ना हमने। वही साइन का तो कोस कर दो, एंगल 2x को चिपका दो, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करके देखो, जो मिला उससे मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ इंटीग्रेशन की बारी है तो देखना क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है, इसीलिए मैं पैरेलल लेकर के चल रहा हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को, जिससे चीजें आसानी से समझ में आए। हमने बोला था कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस लिख दो, एंगल चिपका दो। अब यहाँ पर आ जाओ, हमने कहा कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस लिख दो, एंगल चिपका दो। ये तो वैसी बात होगी जैसे डिफरेंशिएशन हुई, साइन का कोस किया, एंगल चिपकाया, साइन का माइनस कोस किया, एंगल चिपकाया, इतनी बात हो गई। अब हमने डिफरेंशिएशन में कहा था कि जो एंगल लिखा हुआ है ना 2x, जो एंगल लिखा हुआ है 2x, उसका अलग से डिफरेंशिएशन करो। तो अब हम इंटीग्रेशन में क्या कहेंगे, ये जो एंगल लिखा हुआ है ना 2x, इसका डिफरेंशिएशन ही करो। हाँ, यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, गड़बड़ मत करना, ऐसा मत मान करके चलना कि साहब डिफरेंशिएशन में तो एंगल का डिफरेंशिएशन हो रहा था और इंटीग्रेशन में एंगल का इंटीग्रेशन होगा। नहीं, आप चाहे डिफरेंशिएशन कर रहे हो चाहे इंटीग्रेशन कर रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखना ढंग से कि चाहे डिफरेंशिएशन हो रहा हो चाहे इंटीग्रेशन हो रहा हो, एंगल का तो डिफरेंशिएशन ही होगा, 2x का तो डिफरेंशिएशन ही होगा दोनों बार।
तो यहां पर भी हम बेटा 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा। अब अंतर क्या है कि यहां 2x के डिफरेंशिएशन से 2 आया, उससे हमने मल्टीप्लाई किया था, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई किया था 2x के डिफरेंशिएशन से। यहां हम क्या करेंगे कि 2x के डिफरेंशिएशन से जो आया उससे डिवाइड करना है, करना डिफरेंशिएशन ही है। तो वहां 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस में क्या लगा देंगे, प्लस में लगा देंगे c। तो ये हमारे पास में sin 2x का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक, अब इसी पैटर्न में सोच करके आप करो, क्वेश्चन देख लेना, स्क्रीन पॉज कर लेना। cos 3x इसका इंटीग्रेशन करते हैं, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सोचो बिल्कुल उसी तरह से। cos का करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या याद रखा हमने, sin, तो cos का इंटीग्रेशन आ गया sin, एंगल चिपका दिया 3x, एंगल चिपका दिया 3x, बिल्कुल चिपका दिया। 3x का डिफरेंशिएशन करो, 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 3। अब क्योंकि हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए उस 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस में c हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो कंफर्म कर लेना कि मैंने cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस c निकाला है। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेना, चाहो तो इस चीज को कंफर्म कर लेना कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ये वाली चीज बनेगी, आप कैलकुलेट करके देख लेना, इस चीज को बन जाएगी। ठीक है, आंसर को आप जहां चाहो वहां कंफर्म करके देख लेना। बस इतना सा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का केस है चाहे इंटीग्रेशन का केस है, जो भी साइन या कोस के साथ में एंगल चिपका हुआ उसका दोनों बार डिफरेंशिएशन ही होना है। ओके, चीज क्लियर हुई? ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अपन। इंटीग्रेशन, मान लो साइन 4x प्लस 4 cos 2x प्लस 1 और dx, ये काम करना है भाई हमको, मान लो ये काम करना है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे भाई, 2 तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर पड़ा ही रहने दो। साइन 4x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम साइन के लिए क्या लिखेंगे, साइन के लिए लिखेंगे माइनस कोस, एंगल चिपक गया 4x, 4x का डिफरेंशिएशन आएगा 4, 4 से कर दिया डिवाइड, 4 से कर दिया डिवाइड, प्लस में इसका जब करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। कोस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन, तो ये आ गया साइन, एंगल चिपक गया 2x, सही चल रहा है। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आएगा, 2 से कर देंगे डिवाइड, क्लियर। और प्लस में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, माइनस का cos 4x अपॉन 2 और प्लस में 2 sin 2x और प्लस में x प्लस c, ये आ रहा है सर। तरीका समझ में आया, पैटर्न समझ में आया अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से? ठीक है, इंटीग्रेशन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx क्या लिखेंगे। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला है, नीचे x की पावर 1 है, इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दे तो x की पावर -1, ये बन जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर -1 और प्लस में 1 करना है और अपॉन में -1 प्लस में 1, यही तो करना है। तो ये आ जाएगा x की पावर 0, अपॉन में आ जाएगा 0 प्लस में c, ये चीज़ सोल्व करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। अरे यार ये क्या चक्कर हुआ, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो इन्फिनिटी आ रहा है, गड़बड़ हो गई कुछ। क्या गड़बड़ है, 99% लोग गड़बड़ करेंगे शुरू में। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर -1 का इंटीग्रेशन x की पावर n के फॉर्मूले से नहीं होगा। तो ये बात आप स्पेशली चाहो तो नोट कर लेना कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हमने लिखा था जब n नॉट इक्वल्स टू -1। बस ये शर्त है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी कांस्टेंट हो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो 1 अपॉन एक्स का फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, याद करो कि log x का डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा था, 1 अपॉन एक्स। अब बात क्लियर, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। तो ये काम नहीं करना है भूल करके भी, हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू
log x प्लस में c, ये आएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, इंटीग्रेशन 1/x² dx, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। ये शर्त याद रखनी बस हमको, ये वाली। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x की पावर -2 dx, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस में c, तो x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस में c, जिसको हम कह सकते हैं माइनस, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, x की पावर -1 है, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे तो x आ जाएगा, और ये प्लस में c, ये आंसर। ठीक है ना। तो ध्यान रखना 1/x के लिए x की पावर n का फॉर्मूला मत लगाना, बाकी सबके लिए वो एप्लीकेबल है। यहाँ तक की कहानी क्लियर? ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर होने के बाद ही आगे की कहानी देखना। अब आगे की कहानी और सुनाता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात और बची हुई, मान लो क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन x साइन x dx, तो इसको कैसे करना है, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो fx इंटू जी एक्स का एक फॉर्मूला अपन ने डिफरेंशिएशन में लिखा था। ठीक है, मैं उसको रिपीट भी कर देता हूँ कि fx इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। fx को रखें, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं gx का, फिर gx को रखें, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं fx का। यही थी ना बात। इंटीग्रेशन में ऐसा फॉर्मूला नहीं चलेगा, पहले तो ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा बिल्कुल अलग। क्या होगा वो सुन लो। fx इंटू जी एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद रखने का तरीका बता दूंगा। fx इंटीग्रेशन करो जी एक्स का, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है? fx का, फिर इंटीग्रेशन है gx का, फिर ब्रैकेट हुआ बंद, और फिर ये लिखा dx। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से ये फॉर्मूला याद होगा। देखो इतना फॉर्मूला तो तुमको इतने से याद ही रह जाएगा। fx को रखा, gx का किया, डिफरेंशिएशन में भी ऐसा किया, इंटीग्रेशन में भी ऐसा करना है कि fx को रख लो, gx का इंटीग्रेशन करो। अब माइनस लगा करके यहाँ इंटीग्रेशन करना है। इस चीज को याद रखना बहुत सिंपल है। पहले इस चीज का मतलब समझ लो क्या है। इस चीज का मतलब बेटा ये है कि हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस ब्रैकेट का, ये बड़ा वाला एक ब्रैकेट बना हुआ है, हम इस बड़े वाले ब्रैकेट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, fx का तो डिफरेंशिएशन है और gx का इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन किसका इंटीग्रेशन, इसको याद रखने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल, कि भैया जिसका इंटीग्रेशन आपने यहां पर किया ना, आपको इंटीग्रेशन उसी का करना है यहां पर भी। अब जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन है। हमने यहां पर gx का इंटीग्रेशन किया था तो gx का इंटीग्रेशन होगा, तो बचा हुआ क्या है, fx, तो फिर fx का डिफरेंशिएशन होगा। तो एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट हुआ बंद। अब ब्रैकेट के अंदर जो कहानी बनी, उस कहानी का वापस से एक बार इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कि क्वेश्चन में हम fx और gx को डिसाइड कैसे करेंगे। fx और gx इस तरह से डिसाइड नहीं किया जाता कि भैया जो पहले लिखा हुआ है वो fx मान लिया जाए और जो बाद में लिखा हुआ है वो gx मान लिया जाए। नहीं, ये तरीका नहीं है। यहाँ पर fx और gx को डिसाइड करने के लिए एक वर्ड याद रखा जाता है जिसको बोला जाता है आइलेट, इलेट या आइलेट, आप जो भी बोलना चाहो, क्योंकि एक्चुअल में ये वर्ड नहीं है, ये अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है। शॉर्ट फॉर्म किसकी बनाई गई कि इसमें जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं ना, हर की एक फुल फॉर्म है। आई का मतलब हो गया, पहला लिखा है हमने आई, ठीक है, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की पहचान क्या है मैथ्स में, कि जैसे ये साइन इनवर्स एक्स, पावर में -1 लगाना, उसको -1 नहीं बोलते, हम इनवर्स बोलते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, इस तरीके के जो भी फंक्शंस दिखाई देते हैं वो इनवर्स फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अपनी फिजिक्स में यूज में नहीं आते, लेकिन क्योंकि वर्ड तो पूरा याद रखना है इसलिए मैं इसका मतलब समझा रहा हूं आपको। ऐसे जो फंक्शन दिखाई देंगे वो इनवर्स फंक्शन होंगे। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन,
लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जो लॉग की फॉर्म में अपन को दिखाई देते हैं, जैसे अपन ने लिखा ना log x, अपन ने लिखा log 2x, लिखा ना अपन ने log x/2, ये सारे लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, जो मोस्टली हमारे काम आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे x की पावर 2, x की पावर 1/2, x की पावर -1/2, x की पावर कोई भी कांस्टेंट एंड सो ऑन, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब जैसे sin x, cos x, tan x, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो ई की पावर में दिखाई देंगे, ई की पावर x, ई की पावर x/2, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x एंड सो ऑन। ये एग्जांपल से मैंने उनकी पहचान बता दी। मैथ्स में बेटा जितने भी फंक्शंस काम आते हैं वो इन 5 में से ही काम आते हैं, 5 के अलावा कोई फंक्शन होता ही नहीं है। तो ये तो आप कंफर्म मान करके चलो कि आपके क्वेश्चन में जो 2 फंक्शन लिखे होंगे वो इन 5 में से ही कोई 2 होंगे, ये कंफर्म है। अब हमको इनकी पहचान आनी चाहिए, आई का मतलब, एल का मतलब है, कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने उनके लिख दिए। पहचान करने के बाद में काम क्या है कि अब जो 2 फंक्शन हमारे क्वेश्चन में होंगे, जैसे x और sin x, हमारे इस क्वेश्चन का एग्जांपल अपन लेकर के चले, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जो 2 फंक्शन हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनको यहाँ पर टिक कर लो, a और t, यही तो दिए। अब जो 2 फंक्शन हमने टिक किए हैं उनमें से जिसका नंबर इस वर्ड में, जिसका नंबर पहले आ रहा है उन दोनों में, उसको fx मानना, और जिसका नंबर बाद में आ रहा है उसको gx मानना है। तो a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, इसका मतलब अपन इसको fx मानेंगे और इसको gx मानेंगे। अब फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल करा दूंगा अभी। fx की जगह आ जाएगा x, ये आ गया इंटीग्रेशन sin x dx, ठीक है, माइनस, फॉर्मूला देखते हो चलना, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करना है fx का मतलब हो गया x, और इंटीग्रेशन gx का मतलब हो गया sin x, ये dx, ब्रैकेट हो गया बंद और ये आ गया dx। बोलो यस और नो, इक्वल्स टू x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस का कोस x, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, बिल्कुल केयरफुल होकर, ये साइन x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोस x, तो यहां पर अपन कर देंगे प्लस, तो प्लस का ये हो गया कोस x और साथ में आ गया ये dx, तो ये क्या आ गया माइनस का x कोस x, ठीक है जी, और प्लस में अब इंटीग्रेशन किसका होना है, कोस x का, कोस x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x और प्लस में c, ये हमारा आंसर। 1% भी डाउट हो तो इसको रिपीट करके देखना, चीज अच्छी है। फंक्शन को पहचानो, दोनों को टिक करो, जिसका नंबर पहला है fx मानो, जिसका नंबर बाद में gx मानो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और अपन इसका ले लेते हैं, उसको आप सोल्व करके देख लेना। इंटीग्रेशन x cos x dx, इसको सोल्व करना है। पोज कर लेना, आप ट्राई करके देखना, फिर मेरा सॉल्यूशन जो है उसको चेक करना। ये a है, ये t है, तो हम इसको fx लेंगे, इसको gx लेंगे, तो x इंटीग्रेशन cos x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x ब्रैकेट क्लोज dx, x cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन, साइन आएगा माइनस साइन आएगा, साइन x माइनस इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन किया 1, cos x का इंटीग्रेशन किया साइन x और ये साथ में dx, तो इक्वल्स टू x साइन x माइनस
अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एक्स आएगा, तो बाहर माइनस माइनस को अपन प्लस कर देंगे और ये प्लस में कोस एक्स और प्लस में सी। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखो, ट्राई करो। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स की कंडीशन है, तो इसको तो लिखेंगे अपन एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस इसका कोस एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन एक्स और सी का डिफ्रेंसिएशन 0। तो एक्स साइन एक्स का आ गया कोस एक्स कोस एक्स प्लस में साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ गया 1 और ये आ गया माइनस का साइन एक्स। ठीक, ये गया मर, क्या आ गया, एक्स कोस एक्स। यही अपना क्वेश्चन था, चीज़ प्रूव भी हो रही है। तो हमने आंसर निकाला एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, तो उसका डिफ्रेंसिएशन करके देख लो, एक्स कोस एक्स आ गया। तो ऐसे एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला अगर अपन को इंटीग्रेशन में अप्लाई करना है तो हमको एफ एक्स और जी एक्स डिसाइड करना आना चाहिए। उसके लिए आइलेट को याद रखना है, जिसका नंबर पहले आएगा वो एफ एक्स है, जिसका नंबर बाद में आएगा वो जी एक्स है। ऐसे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं लेकर के चलता हूँ, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लो log x का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब कई लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, अरे log का तो 1/x होगा, वो डिफ्रेंसिएशन होता है सर। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x आता है, हम log x के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स से। आप सोचेंगे सर इसमें दो फंक्शन तो है ही नहीं, एक फंक्शन है, log x एक ही तो फंक्शन है, इसके इंटू में 1 है ना, 1 को हमने बोल दिया x की पावर 0, बन गए दो फंक्शन। अब एक फंक्शन हो गया ये x की पावर 0 और एक फंक्शन हो गया ये। बेटे ये कौन सी कैटेगरी है, एल्जेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है। आइलेट के हिसाब से अगर अपन देखें तो L और A हैं हमारे, L पहले आ रहा है, इसका मतलब इसको तो क्या मानेंगे एफ एक्स और इसको क्या मानेंगे जी एक्स, यस और नो। तो हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, log x इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx ब्रैकेट हुआ बंद, साथ में लगा dx। सही चला, log x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x आएगा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x और ये ब्रैकेट बंद, साथ में dx, x से x कैंसिल, क्या आ गया x log x माइनस, यहाँ पर 1 है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x और प्लस में c। आप इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करके देखो, x log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x को रखा डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, क्लियर, प्लस में log x को रखा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, क्लियर, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन किया तो 1 आ गया और c का डिफ्रेंसिएशन 0 आ गया, x log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, सही चल रहा है, प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया, क्लियर, माइनस 1, 0 लिखना जरूरी नहीं है, x से x कैंसिल हुआ, ये 1 आया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, log x बच गया। यही था अपना क्वेश्चन, प्रूव होगी चीज़। तो log x का इंटीग्रेशन आ गया x log x माइनस एक्स प्लस सी। ये एफ एक्स इंटू जी एक्स वाली सिचुएशन फिजिक्स में बनती तो है, डेरिवेशन और क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन याद इसको जरूर रखना कि एफ एक्स, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है, फॉर्मूला तो आपको याद भी हो गया होगा, आधा फॉर्मूला तो डिफ्रेंसिएशन वाले से याद हो गया, फिर मैंने आपको तरीका बता दिया। इंपॉर्टेंट बस एफ एक्स और जी एक्स को डिसाइड करना ही है, उसके बाद में तो वैल्यूज़ डालो और उसको सॉल्व कर लो, आंसर अपना आ जाएगा। बोलो बेटा ये बात क्लियर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाली बात है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपन उतना परफेक्शन आता चलेगा। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, ऐसे 8, 10, 15, 20 एग्जांपल, 3-4 दिन भी अगर कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से ले करके आप क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आगे बहुत यूज़ में आएंगे, ठीक है।
तो इसको देखना और क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। बाकी की जो चीज़ है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं, मिलते हैं फिर जल्दी। ठीक है, सी यू सून, बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।